नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। देश के पूर्वोत्तर के दो राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव के नतीजों में अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी ने 46 सीटें जीती हैं। 2019 के चुनाव में 41 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी इस बार 5 सीटें ज्यादा बीजेपी को हासिल हुई हैं। एनपीपी को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट गई है, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी एक बार फिर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। पार्टी ने 31 सीटों पर जीत हासिल करके ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। विपक्षी पार्टी एसडीएफ को केवल 1 सीट मिली है। ऐसे में सिक्किम विधानसभा में केवल 1 विपक्षी विधायक बैठेगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। सिक्किम में कुल मतदान जो था वो करीब 80% रहा था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 82.95% वोट डाले गए थे। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहां 60 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। सिक्किम में एसकेएम को 32 में से 17 सीटें मिली थी और वो सत्ता पर काबिज हुई थी। इन दोनों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें आज आए चुनाव परिणामों की जो बड़ी बातें हैं उन्हें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही सेफोलॉजिस्ट देवेंद्र शुक्ला इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का। प्रदीप जी, थोड़ा आपसे शुरुआत करूंगी। प्रचंड बहुमत, क्लीन स्वीप एक राज्य में, दोनों राज्यों की जो तस्वीर है, जो चुनाव परिणाम आज आए हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अरुणाचल का प्रश्न है तो अरुणाचल में तो भाजपा का पूरा उसका रंग जो है वो छाया हुआ है। इसके विपरीत सिक्किम जो है उसके अंदर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा उसने केवल 1 सीट छोड़ी है जो उनके प्रतिद्वंदियों के पास गई है। बाकी 31 सीट जो है 32 में से उनके हिस्से में आई हैं। लेकिन वहाँ भाजपा जो है वो परिदृश्य से दूर है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री को फिर जनादेश मिला है भारी बहुमत के साथ। लेकिन जो अरुणाचल है उसमें स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार का प्रचंड जनादेश जरूर मिला है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से छाई हुई है। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप इन चुनाव को एक सेफोलॉजिस्ट के नज़रिए से आपने कैसे देखा, समझा, और अब नतीजे उन्हें आप कैसे विश्लेषण उनका कर रहे हैं? देखिए, अगर सिक्किम और अरुणाचल इन 2 स्टेट्स की आप बात करेंगे तो परिणामों में नया क्या है और परिणामों में पुराना क्या है, इसको इस तरीके से समझिए कि दोनों स्टेट्स में ही रूलिंग जो पार्टी है उसने रिपीट किया है। मतलब कि वही अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और क्लियर मैंडेट उनको है कि हाफ ए मार्क जो अरुणाचल में आपका 31 है और सिक्किम में जो है वो आपका पड़ेगा 16 सीट्स। तो अगर आप सिक्किम के जो परिणाम हैं उनको देखेंगे तो जो 1 सीट एसडीएफ के खाते में गई है, आपको ये जान के ये रोचक तथ्य है इसलिए बता रहा हूँ कि सिक्किम एसडीएफ की जो 1 सीट आई है, कुछ महीनों पहले तक वो एमएलए जो अभी बने हैं वो भी एसकेएम में ही हुआ करते थे। तो अगर वो एसकेएम के ही टिकट पे चुनाव लड़ते तो ये मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप वाली बात होती, वहाँ कोई विपक्ष की सीट ही ना आती। वहाँ के जो पुराने सीएम हुआ करते थे वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे, वो दोनों सीटों से हारे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो हार गई हैं। जो अभी सीएम वहाँ पे हैं वो भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। अब एक तो ये है कि सिक्किम में जो वोट का शेयर है, सिक्किम और अरुणाचल दोनों में ही जो रूलिंग पार्टी हैं उन्होंने अपने वोट शेयर में पिछली बार के वोट शेयर की तुलना में जो है 4 से 5% का इजाफा किया था। बीजेपी की जो है अरुणाचल में जो वोट शेयर है वो लगभग 5.5% बढ़ गई है और यही हाल जो है वो सिक्किम में एसकेएम के लिए हुआ है। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर आप एक विपक्ष की बात देखें कि विपक्ष को वहाँ पे क्या हासिल हुआ, तो विपक्ष के हिस्से में एग्जैक्टली कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, क्योंकि अरुणाचल में जो सेकंड लीडिंग पार्टी है एनपीपी, वो भी एक तरीके से अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे
क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन भी इन दोनों स्टेट्स में साथ में ही हुए थे। अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एनडीए के एलाई हैं। तो अपेरेंटली ही केवल एक विपक्ष वहाँ पे है, लेकिन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं है जो कि आगे विधानसभा के कामकाज पे बहुत ही कोई प्रभावशाली जो है हिस्सेदारी अपनी कर सके। ठीक है, तो अब दोनों राज्यों में एक एक करके चलते हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बनना, आप क्या मानते हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी अरुणाचल प्रदेश में क्यों देखने को मिली? देखिए, एक विशेष जो रुझान आपको दिखाई देता है पूर्वोत्तर के राज्यों में, विशेषकर ये जो छोटे राज्य हैं, इनके अंदर एक पूरा का पूरा एक सेट है लोगों का, जिसे पॉलिटिकल इलीट कहेंगे अंग्रेजी में। तो वो जो संभ्रांत वर्ग है राजनीतिज्ञों का, वो मोबाइल है, घुमंतु है एकदम। वो कभी कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आती है तो वो उसके साथ चले जाते हैं, भाजपा की सरकार आई है तो वो थोक में भाजपा के साथ आते हैं। तो उसमें लोग वही हैं, लेकिन उनका पार्टी एफिलिएशन जो है वो बदल जाता है। अब जैसे मुख्यमंत्री को ले लीजिए, तो मुख्यमंत्री पहले कांग्रेस में थे, फिर एक पीपल्स पार्टी है उसमें चले गए, उसके बाद भाजपा में आ गए। अब वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं भी हैं, छोटे राज्य हैं, साधन सीमित हैं और चुनावी खर्च जो है वो बहुत अधिक होता है। तो बिना केंद्र के अंदर जो शासित दल है, जो शासक दल है, उसके प्रश्रय के बिना उनका काम नहीं चल सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए जो केंद्र में जो सत्ता में दल रहता है उसी के साथ वो लोग अपनी आस्था जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपकी नज़र में बड़े कारण देवेंद्र जी जीत के? देखिए, एक तो वहाँ पे अगर आप सिक्किम या अरुणाचल इन दोनों के चुनाव को देखें तो गवर्नमेंट रिपीट हुई है। तो अगर इसको आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो आप कहेंगे कि वहाँ प्रो इनकम्बेंसी थी। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि प्रो इनकम्बेंसी थी, क्योंकि चलिए सीट अगर मैं ये मानूं भी कि सीट जो है दूसरी पार्टियों को नहीं आ रही थी डबल डिजिट्स में, तो भी एक चीज़ ये ज़रूर होनी चाहिए थी कि उनके पास एक सिग्निफिकेंट जो वोट शेयर है वो आता। अगर आप सिक्किम या अरुणाचल इन दोनों को देखें तो जो रूलिंग पार्टी हैं वो लास्ट टाइम की तुलना में भी ज़्यादा वोट जो है वो लेके आई हैं, कि 55% के वोट शेयर के आसपास जो है बीजेपी अरुणाचल में लेके आई है, और यही वोट शेयर लगभग जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए सिक्किम में रहा है। इश्यूज़ क्या थे? इश्यूज़ जो है, एक तो मेजर जो इशू था, जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट प्लान पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, कि विकास का जो मुद्दा है वो लड़ेंगे। और मैंने आपको पहले ही अभी कहा कि दोनों ही जो अभी वहाँ पे सबसे छोटी मतलब रूलिंग पार्टियाँ या उसके जस्ट नीचे की पार्टियाँ हैं, वो भी एनडीए का पार्ट हैं। तो एनडीए ने पिछले 5 सालों में डबल इंजन के तौर पे वहाँ पे क्या विकास कार्य किए, ये सरकार का पक्ष था। और विपक्ष का मुद्दा ये था कि एक तो मिस गवर्नेंस हुआ है, दूसरा कि करप्शन को इशू बनाने की कोशिश की गई, और तीसरा है कि कई सारे, जैसे अरुणाचल में एक मुद्दा ये बहुत प्रमुखता से उभरा था कि वहाँ पे जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें धांधली की बात की गई थी। तो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को जनता के सामने बहुत दमदारी से रखने में कामयाब नहीं हो पाया, और इसका परिणाम जो है वोट शेयर के बढ़े हिस्से में ये दिख रहा है। ठीक है, और एक होता है फाइट देना, लड़ना, मुद्दों को उठाना, और 10 सीटें निर्विरोध अरुणाचल में, ये क्या, इसका क्या संकेत और संदेश था? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों की सीटें भी शामिल हैं जी। लेकिन इससे पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 10 सीटें निर्विरोध जो हैं वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुने गए थे। तो ये एक ट्रेंड है कि जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, जिनका लोगों में बहुत असर है, तो लोगों को लगता है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा, अपने साधन क्यों खपाए जाएं, इसलिए वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे एक सांस्कृतिक एक वातावरण होता है, उसी प्रकार से राजनैतिक वातावरण उस स्टेट का ऐसा है कि उसमें इतने लोग जो हैं वो निर्विरोध चुने जाएं, ये कुछ अटपटा नहीं लगता। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में इसको लेकर के लोग अवश्य अचंभित होते हैं, लेकिन अरुणाचल का अगर इतिहास देखें तो ये पुनरावृत्ति है, पहले ऐसे ही हो चुका है।
थोड़ा आप समझाइए देवेंद्र जी। देखिए अरुणाचल, हाँ, कि कैसे अलग है ये बाकी राज्यों बड़ी से? सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि अगर आप दोनों स्टेट्स के टोटल साइज ऑफ इलेक्टोरेट को देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों वहाँ पे या तो 10 लोग जो है निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं, या जो है वो बहुत लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आप ये समझिए कि सिक्किम का जो टोटल इलेक्टोरेट साइज है वो लगभग 5 लाख के आसपास है, और अरुणाचल का जो टोटल इलेक्टोरेट साइज है वो 8 लाख के आसपास है। अगर आप उत्तर प्रदेश के एक सामान्य जो ग्राम पंचायत होगी जिले की जो, या ब्लॉक होगा, उससे अगर आप इसकी तुलना करें तो लगभग एग्जैक्टली ये वही बैठता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब बहुत एरिया छोटा होता है और वहाँ के इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ग्राउंड लेवल के होते हैं, लोग 1 to 1 जानते हैं, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। और ये ऐसा नहीं है कि अरुणाचल या सिक्किम के लिए ऐसा हो। आप नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में जाइए, आप नागालैंड में भी बहुत सारी सीटें हैं कि वो जो है ये होता है कि वहाँ पे भी लोग जो है अनअपोज चुन लिए जाते हैं। तो ये एक वहाँ पे कन्वेंशन साइज है कि पॉलिटिकल नेचर के बहुत लोग नहीं हैं, कि जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी वो बहुत पॉलिटिकल नेचर का नहीं है, बहुत पॉलिटिकली एम्बिशियस है, ऐसा नहीं है। आप जब इन अभी जो लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं इनके प्रोफाइल को उठा के देखें तो इसमें ढेर सारी संख्या ऐसी है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो लड़ गए हैं, वो पावर का मतलब समझते हैं। तो जो आप ये चीज कह रहे हैं कि वहां पे क्यों अनअपोज लोग चुन गए, उसका एक बेसिक कन्वेंशन ये है कि लोग वहां पे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन प्रदीप जी मानेंगे कि पॉलिटिकली साउंड नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नहीं माना जाता था, उतना ज़्यादा खबरों में ये राज्य नहीं आते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जिस तरह से माना जा रहा है कि जो मुख्य धारा है विकास की उसमें भी शामिल हो और यहाँ की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो क्या उससे कोई परिवर्तन मानसिक तौर पर वहाँ लोगों में भी हुआ है? जब हम मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को, नहीं, मुख्य धारा में तो वो बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि मुख्य धारा में लोग आए हैं। और अगर आप देखें अरुणाचल की पृष्ठभूमि से किरण रिजिजू जी आए हैं, तो किरण रिजिजू जी का जो पूरा व्यक्तित्व है, आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी रिकग्निशन है, लोग उसको मानते हैं और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो ऐसा अरुणाचल के विषय में आप मान के चल सकते हैं कि उसमें काफ़ी मुख्यधारा में उनका जो समावेश है बहुत अच्छी तरह हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है चुनाव की, इसके साथ लोगों में एक ये धारणा बड़ी गहरी जाती है कि वो स्वयं अपना भविष्य तय कर रहे हैं, कोई दूर बैठ कर के वो तय नहीं कर रहा। उनके अपने लोग हैं, उनके अपने जो अलग अलग कबीले हैं, उनके प्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप देखें अगर विजुअल्स वहाँ के, तो बहुत अच्छी वेशभूषा के अंदर महिलाएं नृत्य कर रही हैं, एक उल्लास का वातावरण है। मुझे लगता है ये एक जो लोकतंत्र के साथ जो लोगों की भागीदारी है और उसको उत्सव के शक्ल में जैसे लोग मना रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी उत्साहवर्धक है उनके लिए भी और बाकी देश के लिए भी। ठीक है। और देवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि अरुणाचल के लोग इस थोड़ा सा ट्रेंड अगर देखा जाए तो केंद्र में जिसकी सरकार है थोड़ा सा टिल्टेड उस तरफ रहते हैं, और पूर्वोत्तर के राज्यों की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है या आर्थिक सहायता केंद्र से मिलने वाली, ये एक बड़ा फैक्टर होता है उसके विकास की जब हम बात करते हैं। सिक्किम में अगर हम देखते हैं तो 1979 के बाद जो क्षेत्रीय दल हैं वही वहाँ काबिज होते चले आ रहे हैं। इस बार सिक्किम में 17 से सीधे 31 सीटों तक आना, इतना बड़ा स्वीप, क्लीन स्वीप जिसे कहा जा रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है अगर सिक्किम को समझे? देखिए, अगर आप सिक्किम इलेक्शन को अभी के इलेक्शन को आप समझना चाहते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के राइज को समझना चाहते हैं, तो पहले आप ये समझना होगा कि एसडीएफ का डाउनफॉल कैसे हुआ। तो जब 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ ही ये इलेक्शन हो रहे थे, तो एसडीएफ जो पवन चामलिंग उस समय एसडीएफ के रूलिंग जो है सीएम वहाँ हुआ करते थे, उनका लॉन्गेस्ट, अभी वो जब ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वो संभवतः 9वीं बार एमएलए होने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो आप ये समझिए कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो है वो कंट्री के हुआ करते थे, टॉप में ही होंगे या टॉप 2 में जरूर होंगे। तो जब उनका डाउनफॉल हुआ तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था, एक तो ये कि एसडीएफ या कोई भी रूलिंग पार्टी
वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से जुड़े स्टेट्स में क्यों होती है, उसका एक छोटा सा सिंपल रीजन मैंने फिर कहा कि इन इलेक्शंस का जो साइज है, इलेक्टोरल का साइज है, वो बहुत छोटा है। ट्राइबल कम्युनिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि जैसे 32 सीट्स हैं, वहाँ 32 सीट्स में से संभवतः आधी या 17 सीटों के आसपास जो हैं वो BL कम्युनिटी मतलब कि भूटिया लेप्चा कम्युनिटी के जो आदिवासी हैं उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व है। इसके अलावा जो सीटें हैं वो जनरल और SC में आती हैं। आप अरुणाचल में जाएंगे तो वहाँ 60 में से 59 सीटें जो हैं वो ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं, सिर्फ एक सीट जो है वो जनरल के लिए जाती है। दूसरा ये है कि आप नागालैंड में खुद गया था लास्ट इलेक्शन में, तो वहां पे ये था कि जैसे आप अगर बाहर से जर्नलिस्ट भी हैं और आपको वहां पे मूवमेंट करना है तो आपको इनर लाइन परमिट करके एक परमिट बनवाना होगा, एक पास बनवाना होगा, तब आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये वहां अभी भी है कि एक जनरल सीट है, तो वहां के जो सामान्य लोग हैं, मतलब सामान्य कैटेगरी के लोग जो हैं, जो वहां के नेटिव्स नहीं हैं, नेटिव होने के बाद मतलब आप पैदा वहां हुए, आपने पूरी अपनी जिंदगी 50 साल भी वहां गुजार दिए, तो भी आपको वहां लैंड खरीदने के जो राइट्स हैं वो नहीं है। ये ठीक है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है, लेकिन अब इसी प्रदीप जी ने अभी एक तथ्य ध्यान दिलाया था कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 87 में जब अरुणाचल एक राज्य बना तब से लेके अभी तक जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें सिर्फ जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं 5-5 साल के दौर में, उसमें सिर्फ जो है वो 10 से 15 MLA जो हैं वो वुमेन्स आई हैं। और इस बार के इलेक्शन में ये पहली बार हुआ है कि 2 MLA संभवतः जो है वो 10 में से अनअपोज्ड हैं कि 10 आप पूरे अभी तक चुन के आए और 2 जो हैं अनअपोज्ड हैं। दूसरा है कि इन स्टेट्स का महत्व क्यों है? इन स्टेट्स का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सामान्य भारत के और दूसरे हिस्सों जैसे नहीं है, ये हमारी कंट्री के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। सिक्किम के बारे में वो एक अनोखा ऐसा स्टेट है कि जो आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं था, वो लगभग 80 के दशक में 76 या 77 के आसपास या 73 के आसपास जो है वो भारत का हिस्सा बना। अरुणाचल जो है 87 में राज्य बना। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आई है ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो जैसे यूपी या बिहार में ऐसा होता है, ऐसा भी वही नहीं है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपको रिसोर्सेज जब आपके पास कंपैरेटिवली कम होते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और वो केंद्र पे है। तो ये लॉजिकल है कि क्यों वहां सरकार में कोई भी आता है तो फिर वो पार्टी बदल के जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार होती है वैसा बन जाता है। लेकिन ठीक है कि अरुणाचल के लिए भी अच्छा है कि लास्ट 2 बार से ऐसी सरकार जो है कि वो केंद्र में भी रिपीट हो रही है, तो कम से कम ये वाली दिक्कत अभी वहां पे आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इससे जो है एक तो ये है कि कंट्री की जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहेंगी, क्योंकि अगर वहां पे भी विपक्ष कुछ इस तरीके का हो कि लोग यहां से वहां जंप करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डिसीजन मेकिंग सही हो जाएंगे, जो आउटर साइड का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ सकता है। तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर सिंगल साइडेड जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों स्टेट्स के लिए मेरे विचार से बहुत अच्छी है। प्रदीप जी, इस पे आपका क्या एक तरह से तर्क और विश्लेषण रहेगा जब हम इन स्टेट्स की बात करते हैं? जैसा हमें देवेंद्र जी ने भी बताया कि कैसे सिक्योरिटी के लिहाज से और तमाम और जो पहलू हैं उनके लिहाज से ये स्टेट, इनका चुनाव, इनके परिणाम, इनकी स्थिति काफ़ी अहम है पूरे देश के लिए। ऐसे में बहुमत की सरकार बनना, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? एक तो मैं तथ्य और जोड़ना चाहूँगा, देवेंद्र जी जैसे उल्लेख कर रहे थे महिलाओं की भागीदारी के लिए, तो दिल कुमारी भंडारी, नर बहादुर भंडारी जी की पत्नी, वो लोकसभा के लिए चुनी गई थी 80 के दशक के अंदर। और जहाँ तक इन राज्यों के महत्व का बात है वो सबसे पहली तो बात ये है कि ये सुदूर प्रदेश हैं, सीमावर्ती प्रदेश हैं, और पड़ोस में चीन है जो तिब्बत के अंदर बैठा हुआ है, और हम लोगों को चीन को लेकर के काफ़ी हमारा एक दुखद इतिहास भी रहा है। उसके चलते हुए मुख्यधारा में ये प्रदेश रहें, ये देश के हित के लिए बहुत आवश्यक है। इनके पास सीमित साधन है, तो अवश्य इन्हें साधन की आवश्यकता है जो केंद्र से ही उपलब्ध हो सकते हैं। और जो जनजातियां हैं वहाँ, वो उनकी अपनी जनसंख्या बड़ी कम है, तो एक संकट रहता है, वो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती है कि कहीं उनकी पहचान समाप्त नहीं हो जाए, उनकी जो अलग उनकी जो संस्कृति है वो सहेज कर रख सकें। उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ एक जनप्रतिनिधि आएँ, वही उनके ऊपर वही सरकार बनाएं और वही उनको भागीदारी भी दें, और केंद्र का पूरा सहयोग रहे। ये बहुत आवश्यक है राष्ट्रीय एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और मन से जब जनता साथ होती है सरकार के,
तभी असली सुरक्षा होती है, केवल सैनिकों के माध्यम से नहीं होती। और जब इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये आश्वस्त करते हैं कि लोगों की भागीदारी हो, तो वो मन से जुड़ते हैं देश की मुख्यधारा के साथ, और मुख्यधारा के साथ वो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ते हैं। हमने देखा है अरुणाचल के बच्चे जो हैं वो दूर दूर के राज्यों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दूर दूर के राज्यों में वो नौकरी के लिए और जो अवसर हैं पूरे देश में उनका लाभ लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक, ये बहुत अच्छी है, बहुत जीवंत बनाती है ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन सबको। ठीक है, छोटा छोटा कमेंट आपका विपक्ष के लिए जो कि बेहद कमज़ोर दोनों राज्यों में दिखाई दे रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? विपक्ष के लिए ये है कि उनको एक तो जो जन चेतना है उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो सरकारों के अंदर कमियां हैं उनको लेकर के आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों में आप उनको लेकर के अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप स्थायी तौर पर विपक्ष में बैठ रहे हैं तो ईमानदारी से 5 वर्ष तक अपनी उस भूमिका में काम करें। दिक्कत ये रहती है कि वहाँ स्थायी विपक्ष है ही नहीं, जो विपक्ष है वो पक्ष बन जाता है, तो बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो दल बदल करते हैं। उस दल बदल को लेकर के मुझे लगता है कि जनता भी कुछ उसको लेकर के उद्वेलित नहीं होती है, नहीं तो इस प्रकार की जो राजनीतिक पैंतरेबाजी है वो उसकी अगर स्वीकार्यता नहीं हो तो लोग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में भी इस बात को लेकर के ज़रूर विश्वास होना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष जो है वो लोकतंत्र के अंदर आवश्यक है। तो उसको लेकर के जनचेतना ज़रूरी है, और जो जनहित के विषय हैं उनके ऊपर लोग संघर्ष करें, ये ज़रूरी है। देवेंद्र जी, यहाँ विपक्ष के लिए देखिए, हाउस में नंबर जैसे जो है, जो बीजेपी है उसके हाउस में नंबर वहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो 1.2 से बढ़ के लगभग जो है 5% के आसपास जो है वो आ गया है। आपको अगर लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करना है तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको हाउस में आपका कोई ना कोई नुमाइंदगी आपकी होनी चाहिए। इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हाउस में कोई विपक्ष का नंबर नहीं होगा तो सड़कों पे आंदोलन शुरू हो जाते हैं, आपने ये देखा होगा, और ये ज़्यादा खराब स्थिति होती है। तो पहली बात तो यह है कि विपक्ष के नंबर वहाँ पे नहीं है, ये सच है। अरुणाचल में है, अरुणाचल में जैसे दूसरे नंबर की जो पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी करके जो है उसके नंबर्स 5 के आसपास हैं। लास्ट टाइम वो शायद 5 पे थे, इस बार भी 5 पे ही हैं। तो वो फ्रेंडली फाइट थी क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के लिए उन्होंने सीट छोड़ी अरुणाचल में, और विधानसभा में जो उन्होंने जो है मेघालय में उनके लिए सीट छोड़ी थी। तो ये फ्रेंडली फाइट वाला मामला है। देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो है वो एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि कीचड़ में घसीटने की कोशिश की जाए। कंस्ट्रक्टिव अगर आपकी अप्रोच है तो आपके नंबर्स भले कम हो लेकिन आपकी आवाज जो है वो हाउस में सुनी जाएगी। दोनों ही सदन इस मामले में कम से कम खुशकिस्मत हैं कि एसडीएफ के अलावा एसडीएफ की भी एक सीट सिक्किम में है, और अरुणाचल में 45 के बाद 15 सीटें ऐसी हैं, या 46 अगर बीजेपी की होंगी तो 14 सीटें ऐसी हैं कि जो विपक्ष के पास है, तो वो वहां पे अच्छी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो जनता से जुड़े ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाएंगे तो 5 साल उनकी आवाज नंबर कम होने के बावजूद भी सुनी जरूर जाएगी। ठीक है, अब प्रेम सिंह तमांग और पेमा सिंह खांडू दोनों के लिए अगले 5 साल क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, उनके सामने तो बड़ा सुनहरी अवसर है कि जितनी तेज़ गति से केंद्र की सरकार काम कर रही है, विकास कार्य कर रही है, वो पूरा का पूरा लाभ जो है अपने राज्यों के लिए ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक तो स्थायित्व है केंद्र में, ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है देवेंद्र जी ने जो आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर, तो केंद्र में एक स्थायी सरकार, गतिशील सरकार, कर्मठ सरकार, तो उसका भरपूर लाभ मिलेगा। दूसरा, पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के भाजपा का एक विशेष रुझान रहा है। इसी भाजपा के शासन के दौरान ही अलग से विभाग बनाया गया, केंद्र में एक मंत्रालय बनाया गया नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स का, तो
उस संकल्प को लेकर के जैसे केंद्र की सरकार चल रही है, तो राज्य अगर बराबर कदम मिलाकर के चले गए दोनों के दोनों, तो बहुत तेज गति के साथ विकास होगा। देखिए, सिक्किम में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो एसकेएम ने एक नई बनी पार्टी या कंपैरेटिवली नई बनी पार्टी के तौर पे हाफ ए मार्क से जस्ट एक सीट ज़्यादा जो है वो 17 के आसपास उनका आंकड़ा था। इस बार उनका आंकड़ा ये बढ़ के 31 हो गया है। तो आपके पास एग्जैक्टली हाउस में वो स्ट्रेंथ है कि आप स्टेट के वेलफेयर के लिए कोई भी लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई भी 5 साल की अगर बेहतर स्ट्रेटजी है तो उसको आप बेहद आसानी से लागू करा सकते हैं। और दोनों ही जगहों की जो सरकारों में, केंद्र में जैसे जो सरकार बैठी हुई है, अरुणाचल में तो सीधे तौर पे वो कनेक्टेड हैं लेकिन सिक्किम को लेके भी केंद्र सरकार में जो एनडीए का वो पार्ट रहे हैं, इसलिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोहरी गति से जब जनता ने आपको सीटें भी कंपैरेटिवली ज़्यादा दी हैं पिछली बार की तुलना में, और आपको जो है वोट शेयर भी ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब है कि जनता ने आपके नेतृत्व में एक तरीके से भरोसा जताया है। तो आपको इस भरोसे को लेकर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन 2 चीज़ों पे जो है वो काम करना होगा। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की अपनी अलग किस्म की ज़रूरतें हैं और उनको ध्यान में रख के आपको जो रणनीति है वो बनानी होगी। जनता ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब सरकार में जो दल वहां आता है उसको अपने को फिर से जो है वो प्रूव कर रहा है अगले 5 सालों और जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना है। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। देवेंद्र शुक्ला जी आपका, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।